दोस्तों, ये कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। इस कहानी के जरिए हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह भारत की मासूम लड़कियों का धीरे धीरे मानसिक रूप से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह उन्हें झूठे सपने दिखाकर दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है और वहां जाकर उनके साथ किस तरह की अमानवीय और दर्दनाक बदसलूकी की जाती है। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये फिल्म बेहद जरूरी है ताकि वे सच्चाई को समझ सकें। तो चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें फातिमा उर्फ शालिनी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो जांच अधिकारियों के सामने डरी सहमी बैठी होती है। दरअसल उसे अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया था। वहां बैठकर वो अधिकारियों को अपनी जिंदगी की दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि आईएसआईएस को ज्वाइन करने की। इसके बाद शालिनी अपने बीते हुए दिनों के बारे में बताना शुरू करती है और बताती है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि वो केरल में अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। इसके बावजूद वो अपनी माँ और दादी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। शालिनी स्वभाव से एक सीधी साधी लड़की थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और आगे चलकर नर्सिंग करना चाहती थी। इस फैसले में उसके घरवाले भी उसका पूरा समर्थन करते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए शालिनी शहर चली जाती है और वहां सर गोल्डन नाम के नर्सिंग स्कूल में दाखिला ले लेती है। वहीं उसकी मुलाकात अपनी रूममेट्स गीतांजलि, नेमा और आसिफा से होती है। शालिनी और गीतांजलि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थीं, नेमा कैथोलिक थीं जबकि आसिफा मुस्लिम थी। चारों एक साथ रहने लगती हैं और कुछ ही समय में उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। लेकिन शालिनी, गीतांजलि और नेमा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर आसिफा उनके जीवन में कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। एक दिन चारों साथ बैठी होती हैं, तभी अचानक एक आदमी उनकी तस्वीर क्लिक करता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आसिफा अपने कुछ साथियों से बातचीत कर रही होती है। ये वही गैंग होती है जो लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें बाहर भेजने का काम करती है। इसके बाद आसिफा अपनी सहेलियों को बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाती है। खाना शुरू करने से पहले आसिफा और नेमा दुआ करने लगती हैं। ये देखकर शालिनी उनसे पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। तब आसिफा समझाती है कि खाना खाने से पहले अल्लाह को याद करना जरूरी होता है। यहीं से आसिफा धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। वो अक्सर सिर्फ अल्लाह की बातें करने लगती है और बाकी सभी धर्मों पर सवाल उठाने लगती है। वो कहती है कि किसी भी और भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। आसिफा ये भी समझाने लगती है कि दूसरे धर्मों के भगवान अपने लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाते और जो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते उन्हें पूजना बेकार है। इसी वजह से वो उन लड़कियों को सिर्फ अल्लाह पर विश्वास करने और उसके नियमों को मानने के लिए प्रेरित करती है। इसी बीच ये भी बताया जाता है कि बाकी लड़कियों का घर हॉस्टल से काफी दूर था जबकि आसिफा का घर हॉस्टल के बहुत पास था। इसी बात का फायदा उठाकर वो उनसे कहती है कि उन्हें रोज घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वे चाहें तो उसके साथ उसके घर पर रह सकती हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो घर उसका असली घर नहीं था। असल में वो जगह एक ऐसा अड्डा थी जहां पूरी प्लानिंग के तहत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था और मासूम लड़कियों का मानसिक शोषण कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। आसिफा वहां उन्हें अपने कथित भाइयों के बारे में बताती है और कहती है कि उसके 2 भाई हैं, रमीज और अब्दुल। कुछ समय बाद वो उन लड़कियों की मुलाकात अपने नकली भाइयों से करवाती है और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती भी करवाती है। और उसके बाद वो उन सबको अपने घर भी ले जाती है और उसका एक नकली परिवार भी था और वो लड़के भी उनसे अल्लाह की बातें किया करते थे। और धीरे धीरे शालिनी और उसकी दोस्त को उनकी बातें अच्छी लगने लगी और असल में उनका ब्रेन वॉश हो रहा था और उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी। और दूसरी तरफ हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है जो इस वक्त से कुछ साल बाद की थी, जहां पर शालिनी फातिमा बनके रह रही थी। उसका नाम अब फातिमा था और उसका पति भी होता है, लेकिन उसका पति रमीज नहीं बल्कि इशाद नाम का एक आदमी होता है। ये दोनों अभी अफगानिस्तान में हैं और यहाँ से सीरिया जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे ही फातिमा अफगानिस्तान में एंटर करती है तो वहाँ उसे कई सारे कटे हुए सिर नजर आते हैं। ये देखकर फातिमा को उल्टी आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि फातिमा दरअसल प्रेग्नेंट है और फातिमा का पति अफगानिस्तान में रहकर मिलिटेंट की ट्रेनिंग ले रहा है और वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब है और यहाँ पर लड़कियों को बिल्कुल भी जीने की आज़ादी नहीं है। उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता है। उन्हें लिपस्टिक लगाने पर भी जान से मार दिया जाता है। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट डे में जाती है, जहाँ फातिमा अपने कुछ रिलीजन के बारे में उन सबको सिखाती है और आसिफा के जो सीनियर हैं उस पर चिल्ला, क्योंकि इस काम के लिए बहुत दिन हो गए थे और वो तीनों लड़कियां अभी तक पूरी तरह से उनके रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुई थी। फिर आसिफा एक प्लान बनाती है। जब वो तीनों मॉल में गई हुई थी तो वहां वो कुछ लड़कों को भेज देती है। वो लड़के उन तीनों से बदतमीजी करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो लड़के उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं और मॉल में खड़े सब लोग उनका तमाशा देख रहे थे। फिर ये रोते हुए तीनों रूम में आ जाती हैं। आसिफा उनसे कहती है कि ये सब तुम लोगों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने हिजाब नहीं पहना था। क्या तुम लोगों ने कभी सुना है कि किसी हिजाब वाली लड़की से किसी ने बदतमीजी की हो? और ये सब सुनकर वो तीनों लड़की
लड़कियां उसकी बातों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए वो तीनों हिजाब पहन लेती हैं। अब हिजाब पहनकर वो तीनों लड़कियां अपने आप को सेफ फील कर रही थीं, लेकिन यहाँ आसिफा की प्लानिंग कुछ और ही थी और अब धीरे धीरे ये इस्लाम को पूरी तरह मानने लगी थी। और यहाँ गीतांजलि और अब्दुल की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थीं। उन लोगों के साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो जो भी कह रहे थे वो लड़कियां करने के लिए तैयार थीं। अब कुछ वक्त के बाद शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाती हैं और उनको देखकर उनके घर वाले हैरान थे, क्योंकि उन दोनों ने हिजाब पहना हुआ था। और वो अपने घर वालों को ये भी कहती हैं कि उन्हें हिंदू धर्म ने नहीं बल्कि इस्लाम को माना। अब शालिनी और गीतांजलि वापस आ गए थे और कुछ दिन के बाद इन्हें पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है और रमीज शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग हैं। फिर शालिनी कहती है कि क्या मैं अपना धर्म चेंज कर लूंगी तो क्या फिर तुम मुझसे शादी कर लोगे। इस बात पर रमीज हाँ कर देता है और फिर शालिनी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है और उसके साथ साथ गीतांजलि भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। अब इन लोगों ने धर्म परिवर्तन तो कर लिया, इसके बाद उनकी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी। रमेश शालिनी को छोड़कर जा चुका था। फिर आसिफा उसे मौलाना के पास लेकर जाती है। मौलाना उसे बताता है कि रमीज अपनी मां के साथ किसी दूसरे देश में चला गया है और अब वो वहीं रहेगा। दरअसल रमीज कहीं नहीं गया था, वो पीछे से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। अब इस हालत में है कि वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मौलाना कहता है कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना ये बहुत बड़ा पाप है और बच्चे को मारना इससे भी बड़ा पाप है। फिर वो उसे इशाद नाम के आदमी के बारे में बताता है और वो उसे ये बात क्लियर कर देता है कि वो आदमी तुमसे शादी भी करेगा और तुम्हारे बच्चे का अच्छी तरह ख्याल भी रखेगा और अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, इसलिए तुम्हें सीरिया जाकर एक बार अपना सिर वहाँ झुकाना होगा। इससे तुम्हारे पापों का अंत हो जाएगा। और शालिनी उनकी कही हर एक बात मानने को तैयार थी और वो इशाद से शादी कर लेती है। और क्योंकि शालिनी बहुत दिनों से अपने घर नहीं गई थी, इसलिए उसे ढूंढते हुए उसकी माँ वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसके आने से पहले उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन वो लोग उसकी मां को शालिनी से मिलने नहीं देते और वहां से शालिनी को ले जाने लगते हैं। उसे वहां ये कहा जाता है कि वो हनीमून के लिए कोलंबो जा रहे हैं। असल में वो लोग सीरिया जा रहे थे और ये सब प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था, इसलिए पासपोर्ट वीज़ा उनके पहले से ही बने हुए थे। वो वहां से उसे अफगानिस्तान ले जाता है और ये कारोबार तो उनका बहुत पहले से चल रहा है, इसलिए ये सब करना उनके लिए आम बात थी। और दूसरी तरफ अब्दुल भी अपने साथ गीतांजलि को सीरिया ले जाना चाहता था, लेकिन यहाँ गीतांजलि सीरिया जाने से साफ मना कर देती है। जब गीतांजलि उसके मनाने से नहीं मानती तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल अब्दुल ने उसके न्यूड पिक्चर्स क्लिक कर लिए थे। वो कहता है यदि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं ये पिक्चर वायरल कर दूंगा। और यहाँ पर गीतांजलि को समझ आ चुका था कि इन लोगों ने हम लोगों को फंसाया है, लेकिन गीतांजलि कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, उसे जो करना है वो कर ले। और गीतांजलि सब कुछ छोड़ के अपने घर वापस आ जाती है। और अब्दुल और मौलाना को गीतांजलि की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो उनकी बात मानने वाली नहीं थी। लेकिन अब्दुल उसकी सारी पिक्चर्स को वायरल कर देता है और गीतांजलि को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी जान दे देती है। और यहाँ शालिनी की दोस्त नेमा उसे कॉल करती है। शालिनी अभी भी अफगानिस्तान में थी और वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हमें इन लोगों ने एक जाल में फंसा और आसिफा ने ये सब खेल रचा था जिसमें हम सब फंस गए। फिर नेमा उसे गीतांजलि के बारे में भी बताती है कि उसने अपनी जान ले ली। वो उसे अपने बारे में भी बताती है कि आसिफा ने मुझे एक लड़के से मिलवाया और उस लड़के ने मेरी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी। इसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया और वहाँ मेरे साथ गैंग रेप हुआ। ये सारी बातें सुनकर शालिनी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन उसे इशाद पर अभी भी विश्वास था। कुछ वक्त के बाद शालिनी एक बच्चे को जन्म देती है। वो सबसे पहले इस खबर को अपनी माँ तक पहुँचाना चाहती है। फिर शालिनी वहाँ एक औरत के फ़ोन से अपनी माँ को मैसेज कर देती है, क्योंकि कॉल करने में उनके पकड़े जाने का खतरा था। शालिनी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है, उस औरत को कुछ ही देर में कुछ लोग उसके बाहर जाते ही उस औरत को मार देते हैं, जिस औरत की मदद से उसने अपनी माँ को मैसेज किया था। जैसे तैसे करके शालिनी यहाँ से बचकर अपने घर पहुँचती है और कुछ दिन के बाद इशाद के कुछ साथी उसके घर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि इशाद शहीद हो गया है। फिर वो लोग शालिनी और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहाँ कुछ और भी औरतें थीं। वो लोग शालिनी के बच्चे को उससे अलग कर देते हैं और उन्हें यहाँ से वहाँ भेजा जाता है। जब शालिनी एक जगह पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि इशाद अभी भी जिंदा है और सच्चाई ये थी कि इशाद ने बस उसका यूज़ ही किया था। शालिनी प्रेजेंट डे में बताती है कि जो भी उनके साथ औरतें थीं उनके साथ रोज़ बलात्कार किया जाता था। और यहाँ इंडिया में नेमा पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि केरल में हर साल हज़ारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है और इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ से गायब होती हैं कि आपको मालूम भी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसकी FIR भी दर्ज नहीं करते। अगले दिन उन लोगों को एक और जगह में ले जाकर बंद कर दिया जाता है,
दरअसल जब इन महिलाओं के शौहर की डेथ हो जाती है तो इन्हें रखेल बना लिया जाता है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और इनका शोषण किया जाता है। शालिनी उस जगह पर ऊपर की ओर देखती है जहां से बाहर निकला जा सकता था और उसने मैपिंग अच्छी तरह की हुई थी, इसलिए जगह को देखकर उसे पता चल जाता है कि वो शायद सीरिया और तुर्की के बॉर्डर के नज़दीक है। वो 2 लड़कियों को अपने साथ ले जाती है और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन आतंकी उन्हें देख लेते हैं और उसके साथ वाली 2 लड़कियों को मार गिराते हैं, पर शालिनी वहां से बचकर निकल जाती है। चारों तरफ रेगिस्तान था, वो चलती रहती है लेकिन उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था और कुछ दूर चलते हुए वो गिरकर बेहोश हो जाती है। 17 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक ड्रोन को पाती है जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। और फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो अपनी कहानी उन अफसर के सामने सुना रही थी। इस तरह शालिनी अफगानिस्तान की आर्मी के हाथ लग गई थी। शालिनी उन अफसर से कहती है कि यदि आप मुझे इंडिया भेज देंगे तो मैं उन सब का खुलासा कर सकती हूँ जो लोग इस आतंक में शामिल हैं। फिर लेडी अफसर उससे कहती है कि तुम एक आतंकी हो और तुमने एक आतंकवादी का साथ दिया है। तुमने आतंकी बनने की ट्रेनिंग ली और फेक पासपोर्ट लेकर 3 देश पार किए। तुम पूरा 1 साल एक आतंकी के साथ रही हो, फिर हम तुम्हें बेगुनाह कैसे माने? तुमने एक आतंकी का साथ दिया, इसलिए तुम्हें इंडिया में भी सजा मिलेगी। तुम हम पर भरोसा रखो, तुम्हें हमारी जेल में सुरक्षित रखा जाएगा और तुम्हारे बच्चे को भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। शालिनी लास्ट टाइम अपनी माँ से बात करती है लेकिन वो अपने हालातों के बारे में नहीं बताती। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और घर आने की कोशिश करूंगी। वैसे तो नीमा ने उसकी माँ को शालिनी के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब शालिनी को जेल में ले जाया जाता है। वहाँ एक बच्ची उसका हिजाब खींचकर आग में जला देती है। इसका मतलब ये था कि उसे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब शालिनी अपना नाम फातिमा नहीं बल्कि असली नाम शालिनी उन्नी कृष्णन बताती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।